क्या इंसान कभी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर रह पाएगा? ये सवाल तो सदियों से है ना? हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि भाई दूसरे ग्रहों पर बसने में असल में मुश्किलें क्या हैं और क्या क्या हल सोचे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हम फोकस करेंगे दो बड़ी चीजों पर। एक तो है टेराफॉर्मिंग, मतलब पूरे ग्रह को ही बदल देना, रहने लायक बना देना। और दूसरा जो शायद ज्यादा जरूरी है फौरन, वो है वहां के खतरनाक माहौल से बचना, खासकर रेडिएशन से। हाँ, रेडिएशन तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि ये जो मुश्किल सी बातें हैं इन्हें थोड़ा आसान बनाएं और समझें कि सच में कितना मुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली सबसे सीधी चुनौती तो यही लगती है कि वहां न सांस लेने को हवा है, न पीने को पानी, न खाना, और तापमान वो तो एकदम जानलेवा। सही कहा। मंगल का ही उदाहरण लें। ऑक्सीजन तो है नहीं, पानी जो है वो बर्फ की शक्ल में जमा हुआ है, मिट्टी ऐसी कि कुछ उग ना सके। तो इसका हल, जैसा कि आपने कहा, वो खोजा जा रहा है इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन में, मतलब ISRU। ISRU यानी वहीं जो मिल जाए उसी से काम चलाओ। एग्जैक्टली, वहीं के साधन इस्तेमाल करना। जैसे जैसे मंगल की मिट्टी, वो जो रेगुलित है, उससे 3D प्रिंट करके ईंटें या बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना। अच्छा, और वो भी सुना था मैंने कि वहां की हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी से ऑक्सीजन निकालना। नासा का कोई प्रयोग है शायद, मॉक्सी। हाँ बिल्कुल, मॉक्सी यही कर रहा है, CO2 तोड़कर ऑक्सीजन बना रहा है। ये छोटे स्केल पर है अभी, पर ये दिखाता है कि ये मुमकिन है। गजब है। और पानी, पानी तो भाई एक एक बूंद रिसाइकिल करनी होगी, 100%। मतलब पसीने और सांस की नमी तक को वापस पानी बनाना होगा। बाप रे। और खाना उगाने के लिए बंद माहौल में खेती, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, मतलब बिना मिट्टी के। ठीक है, तो ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना ही अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। पर मान लें हमने ये कर लिया, तब भी वो एक अनदेखा दुश्मन है, रेडिएशन। मैंने कहीं पढ़ा मंगल पर पृथ्वी से 50 गुना ज्यादा है। क्या ये सही है? आंकड़ा बिल्कुल सही है, 50 गुना। और कभी-कभी सोलर फ्लेयर्स के दौरान तो और भी ज्यादा। ये वाकई एक बहुत बहुत सीरियस चुनौती है। 50 गुना? हाँ, देखिए, अंतरिक्ष में दो तरह के मेन रेडिएशन है। एक तो सूरज से आता है, कभी-कभी अचानक तेज बौछारें आती हैं कणों की, सोलर पार्टिकल इवेंट्स, SPEs कहते हैं। और दूसरा? और दूसरा है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज, GCRs। ये गहरे अंतरिक्ष से आते हैं लगातार, बहुत हाई एनर्जी वाले कण होते हैं ये। और ये करते क्या हैं शरीर को? ये हमारे DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इससे कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है और भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जैसे बृहस्पति के आसपास के चांद हैं, यूरोपा वगैरह, वहां तो रेडिएशन इतना ज्यादा है कि बिना किसी खास बचाव के कुछ सेकंड या मिनट में ही जानलेवा हो सकता है। सेकंडों में? हे भगवान, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो फिर इससे बचने के क्या उपाय हैं? क्या कर सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स? हाँ, उपाय हैं। सबसे कारगर और शायद सबसे आसान तरीका है प्राकृतिक बचाव, मतलब जमीन के नीचे चले जाओ। जमीन के नीचे, जैसे गुफाओं में? बिल्कुल। मंगल पर ना लावा ट्यूब्स मिली हैं, पुरानी ज्वालामुखी धाराओं से बनी लंबी लंबी सुरंगें या गुफाएं। ये रेडिएशन से बचाने के लिए परफेक्ट शील्ड बन सकती हैं। अच्छा। माना जाता है कि सिर्फ 2-3 मीटर मोटी मिट्टी या चट्टान की परत भी ज्यादातर खतरनाक रेडिएशन को रोक सकती है। ओके, तो जमीन के नीचे घर बनाना? हाँ, या फिर अगर सतह पर रहना है तो बहुत मोटी दीवारों वाले हैबिटाट बनाने होंगे। पानी की दीवारें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, पानी रेडिएशन रोकने में काफी अच्छा है। या फिर खास मटेरियल जैसे हाइड्रोजन युक्त प्लास्टिक, पॉलीथीन या केवलार। और वो एक्टिव शील्डिंग जैसी कोई बात, मतलब कोई फोर्स फील्ड टाइप? हाँ, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। मतलब एक कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड बनाना या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना जो इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को दूर धकेल दे। पर इसमें दिक्कत यह है कि यह भी बहुत एक्सपेरिमेंटल है और इसमें ऊर्जा, मतलब एनर्जी, बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत ही ज्यादा। समझ गया। तो जमीन के नीचे रहना शायद सबसे प्रैक्टिकल लगता है अभी के लिए। पर वहां की ग्रेविटी, चांद पर या मंगल पर तो ग्रेविटी कम है, उसका क्या असर होगा? हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। लंबे समय तक कम ग्रेविटी में रहने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, डेंसिटी घट जाती है, मांसपेशियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। तो इसका क्या हल है? अभी तो इसका हल यही है कि बहुत ज्यादा कसरत की जाए, जैसे एस्ट्रोनॉट्स ISS पर करते हैं, रोज घंटों तक। भविष्य में शायद ऐसे रहने की जगहें बने जो घूमती हों, स्पिनिंग हैबिटेट्स। घूमने वाले? हाँ, घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगी जो एक तरह से कृत्रिम ग्रेविटी का काम करेगी। अच्छा,
ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। और वो सबसे बड़ा सपना, टेराफॉर्मिंग, पूरे ग्रह को ही बदल देना, पृथ्वी जैसा। हाँ, टेराफॉर्मिंग ये बहुत ही महत्वाकांक्षी विचार है। खासकर मंगल के लिए इस पर काफी सोचा गया है। इसमें कई चीजें करनी होंगी। जैसे पहले तो ग्रह को गर्म करना होगा, शायद बहुत सारी ग्रीनहाउस गैसें छोड़कर। फिर वहां जो बर्फ है उसे पिघलाकर पानी बनाना होगा, नदियां, समंदर बनाने होंगे, और फिर ऑक्सीजन पैदा करनी होगी, शायद खास तरह के बैक्टीरिया या पौधे लगाकर। लेकिन ये सुनने में इतना बड़ा काम लग रहा है, इसमें कितना वक्त लगेगा? वक्त, हाँ, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। इसमें हजारों, शायद लाखों साल लग सकते हैं। ये कोई कुछ दशकों का काम नहीं है। लाखों साल? और एक और दिक्कत मैंने पढ़ी थी, मंगल के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है पृथ्वी की तरह, तो जो भी एटमॉस्फेयर हम बनाएंगे वो सोलर विंड से उड़ नहीं जाएगा धीरे धीरे? बिल्कुल सही पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड का ना होना एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो हमारे बनाए एटमॉस्फेयर को अंतरिक्ष में बह जाने से नहीं रोक पाएगी। तो ये दो चीजें, लगने वाला बेहिसाब वक्त और मैग्नेटिक फील्ड की कमी, टेराफॉर्मिंग को बहुत बहुत मुश्किल बना देती हैं। तो फिर टेराफॉर्मिंग असल में प्रैक्टिकल नहीं है? देखिए, पूरे ग्रह को बदलना शायद अभी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इसीलिए ज्यादातर वैज्ञानिक अब पैरा टेराफॉर्मिंग की बात करते हैं। पैरा टेराफॉर्मिंग ये क्या है? मतलब पूरे ग्रह को नहीं, बल्कि एक बड़े इलाके को। जैसे एक बहुत बड़े गुंबद या डोम के नीचे या जमीन के अंदर एक पूरा शहर बसाकर वहां पृथ्वी जैसा माहौल बनाना। ये थोड़ा ज्यादा वास्तविक लक्ष्य रखता है। गुंबद के नीचे शहर, तो क्या सिर्फ मंगल ही ऑप्शन है या कहीं और भी देखा जा रहा है? नहीं, सिर्फ मंगल नहीं। मंगल पर फोकस ज्यादा है क्योंकि वो पास है और थोड़ा कम मुश्किल लगता है। पर नजरें और भी जगहों पे हैं, जैसे बृहस्पति का चांद यूरोपा। वहां तो बर्फ ही बर्फ है। हाँ, पर उस मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का महासागर हो सकता है, तरल पानी। ये जीवन के लिए बहुत रोमांचक जगह है। फिर शनि का चांद टाइटन है। वहां घना वायुमंडल है, मीथेन की झीलें हैं, हालांकि बहुत ठंडा है। और शुक्र ग्रह वीनस, उसके बादलों में जमीन से 50-60 किलोमीटर ऊपर तैरते हुए शहर बसाने के भी आइडिया हैं। वहां तापमान और प्रेशर थोड़ा ठीक है। बादलों में शहर, वाह। हाँ, पर हर जगह की अपनी जबरदस्त चुनौतियां हैं। कहीं बहुत ज्यादा ठंड, कहीं रेडिएशन, कहीं शुक्र के बादलों में तेजाब है। तो कुल मिलाकर क्या लगता है, कब तक हम शायद छोटी मोटी बस्तियां देख पाएंगे? देखिए, रेडिएशन से बचाव और सुरक्षित रहने की जगह बनाना, जैसे जमीन के नीचे बेस या वो मोटे दीवारों वाले हैबिटेट्स, ये चीजें अगले कुछ दशकों में मुमकिन लग रही हैं, खासकर चांद और मंगल पर। शायद अगले 20-30 साल में हम पहली छोटी परमानेंट ह्यूमन आउटपोस्ट देख लें। 20-30 साल? ये तो ज्यादा दूर नहीं लगता। हाँ, ये पहुंच में लग रहा है, लेकिन टेराफॉर्मिंग, पूरे ग्रह को बदलना, वो अभी भी बहुत दूर का सपना है। 1000 साल या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। तो लगता है जैसा आपने कहा, पहले हमें छोटे सुरक्षित घरों में रहना सीखना होगा दूसरे ग्रहों पर। बिल्कुल। तो सार यही निकलता है कि दूसरे ग्रहों पर बसना जो है वो चुनौतियों से भरा है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जानलेवा रेडिएशन से बचना है, कम ग्रेविटी का असर है, और वो दूरी तो है ही। हाँ, और समाधान खोजे जा रहे हैं। ISRU यानी वहीं के साधन इस्तेमाल करना, जमीन के नीचे रहना, पानी हवा को बहुत बारीकी से रिसाइकिल करना, रेडिएशन शील्डिंग, इन सब में तो नज़दीकी भविष्य जो है वो ऐसे ही महफूज ठिकानों का ही है, न कि पूरी तरह बदली हुई पृथ्वी जैसी दुनियाओं का। और हाँ, जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर किसी पूरे ग्रह को बदलने से ज्यादा आसान और व्यावहारिक है कि वहां एक छोटा सुरक्षित जोन या बस्ती बना ली जाए, तो ये भविष्य में अंतरिक्ष कॉलोनियां बनाने की हमारी सोच और हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहता है? और शायद ये हमें अपनी पृथ्वी के संसाधनों को कैसे इस्तेमाल करें, इस बारे में भी कुछ सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।